हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं जुपिटर पब्लिक स्कूल की तरफ से जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं ऑनलाइन, और उसमें आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी हमारे स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराई गई लिंक पर ही जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, किसी अन्य पर नहीं। अगर किसी बच्चे के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो अपने स्कूल के द्वारा ले सकता है। स्कूल इतनी अच्छी कार्यविधि अपना रहा है तो आप भी उसमें अपना सहयोग करें और लॉकडाउन के तहत जो क्लास चलाई जा रही हैं उनका पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू। इसी नए टॉपिक के साथ आज हम व्याकरण में नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, संधि। इससे पहले आपने वर्ण परिचय और माहेश्वर सूत्र भी पढ़े। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ व्याकरण की। जैसे हम कहते हैं ना व्याकरण, तो कोई भी शब्द होता है उसकी उत्पत्ति तो हुई ही होगी। उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आज की व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसको देखेंगे हम। व्याकरण, तो देखिए व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है बी प्लस आकरणम। बी प्लस आकरण। अब संस्कृत की बात करें तो ये शब्द बन जाता है व्याकरणम, बी प्लस आकरणम। तो देखिए इसमें बी उपसर्ग है। अब यहाँ आकरणम, इसको भी हम खोल सकते हैं। देखिए इसमें आंग उपसर्ग, क्री धातु एंड ल्यूट प्रत्यय। इस प्रकार व्याकरणम शब्द बना बी प्लस आम प्लस क्री प्लस ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बनता है हमारा व्याकरणम। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा शब्दः येन व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा येन तत् व्याकरणम। देखिए फिर से देखें व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति बी प्लस आम प्लस क्री प्लस ल्यूट प्रत्यय, ये बन गया हमारा व्याकरणम। अब इसकी परिभाषा अगर हम कहें इसे तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा येन तत् व्याकरणम। इसको हिंदी में कहें तो जिसमें शब्द साधुत्व अथवा असाधुत्व का ज्ञान हो, जिसमें शब्द साधुत्व अथवा असाधुत्व का ज्ञान हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। यथार्थ जिस शब्द से साधुत्व अथवा असाधुत्व, यानी कि अच्छा या बुरा, साधुत्व या असाधुत्व का बोध हो, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। ये हमारी व्याकरण की डेफिनेशन होती है। अब व्याकरण में हम टॉपिक लेंगे संधि। जिस तरह से हमने व्याकरण शब्द को खोल के बताया, उसकी व्युत्पत्ति के बारे में बताया, वैसे ही हम संधि के विषय में भी जानेंगे
कि संधि किन शब्दों के मेल से बनती है। जो संधि शब्द है वो किन शब्दों से मेल से बनता है। सबसे पहली बात तो आती है कि संधि शब्द संस्कृत में कैसा है, यानी कि कौन से लिंग में है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो मैं आपको बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संधि शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग शब्द कहा गया है, पुल्लिंग शब्द है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। जैसे कि व्याकरणम शब्द है, नपुंसकलिंग में है। संधि शब्द है, बोलने में तो स्त्रीलिंग प्रतीत होता है लेकिन एक्चुअली में ये पुल्लिंग शब्द होता है। अब देखिए संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो संधि शब्द के लिए संधि शब्द है, यह संधि शब्द बनता है सम प्लस दूधा प्लस की प्रत्यय। संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो सम प्लस धा प्लस की ही प्रत्यय से मिलकर बनता है। ये संधि, इसमें डू और न्य, ये इत्संज्ञक वर्ण, न्य इत्संज्ञक वर्ण होता है, इसका लोप हो जाता है। और ये डू जो शब्द होता है ये पंचम वर्ण होता है, इसमें ये ण तो और डू है, इसका भी लोप हो जाता है तो ये शेष धा बन जाता है। जैसे कि इसके बारे में इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। संधि शब्द से व्युत्पत्ति, संधि शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में लिख सकते हैं। संधि शब्द से व्युत्पत्ति, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है तो उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग। देखिए संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वांत, सम उपसर्ग पूर्वकात सम उपसर्ग पूर्वकात दूधा धा धातु सम उपसर्ग पूर्वकात दूधा धा धातु उपसर्ग उपसर्गे धा, सम उपसर्ग पूर्वकात दूधा यानी धा धातु उपसर्गे धा की उपसर्गे, ये एक सूत्र होता है धौ की सूत्रेण सम उपसर्ग पूर्वपात दूधा धातो उपसर्गे धौ की सूत्रेण की प्रत्यय कृते संधिरिति भवति। इसका मतलब होता है सम उपसर्ग पूर्वक यानी संधि जो शब्द होता है उसमें सम उपसर्ग है, दूधा में धी होता है, ये दो जो है यहाँ धी और की प्रत्यय ये दोनों मिलकर के संधि शब्द बनाते हैं। सम उपसर्ग दूधा यानी कि धो और की प्रत्यय ये मिलकर के क्या बनाते हैं, संधि शब्द की उत्पत्ति करते हैं, संधि शब्द बनाते हैं। अब हम बात करते हैं संधि शब्द की परिभाषा के विषय में कि संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए संधि शब्द की डेफिनेशन, संस्कृत में यही फायदा होता है कि एक छोटे से सूत्र के माध्यम से
जो बड़ी परिभाषा है उसे हम याद कर सकते हैं। जैसे 2 शब्दों में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वर्ण संधानम संधि। देखिए डेफिनेशन, परिभाषा, इसकी परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। ये अब पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा भी एक डेफिनेशन दी गई है, वो है पाणिनि द्वारा। परः सन्निकर्षः सन्निहिता। परः सन्निकर्षः सन्निहिता अर्थात इसका मतलब होता है जब 2 वर्ण परस्पर 2 वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, अत्यधिक निकटता होने पर, जब 2 वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसे इस तरह से संस्कृत में भी या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए। देखिए संधि की संस्कृत में डेफिनेशन है वर्ण संधानम संधि, और पाणिनि जो द्वारा भी इसकी एक डेफिनेशन दी गई है जिसे कहते हैं परः सन्निकर्षः सन्निहिता, और इसका हिंदी अनुवाद होता है, या हिंदी में इसकी परिभाषा को कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों की अत्यधिक निकटता से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इस तरह से आपको संधि शब्द का जो संधि मूल शब्द है संधि, उसको कैसे खोलते हैं, उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु और प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में जानकारी मिल गई होगी, और ये आपको परिभाषा के विषय में जानकारी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं कि संधि कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो जिस तरह से हम संधि हिंदी में पढ़ते हैं उसी तरह से सेम संस्कृत में होती है। तो देखिए इसमें कैसे देखेंगे हम। देखिए अब मैंने ये संधि का चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से पहले आप संधि को सुनेंगे, समझेंगे इसको, संधि टॉपिक को, कि हमारी संधि कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, और उनमें भी कितने भेद अलग अलग बताए गए हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे संधि, इसमें मैंने बताया पहले स्वर संधि। स्वर संधि यानी अच संधि, अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं संस्कृत में। दूसरा है हल संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हमने इन तीनों के अलग अलग विषय में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं हमारी अच संधि यानी स्वर संधि। अच संधि के विषय में देखेंगे कि इसमें अच संधि के कितने भेद के हैं। जैसे हिंदी में तो आप 5 ही भेद पढ़ते हो, लेकिन संस्कृत में इसके 7 भेद होते हैं। 7 क्या, एक प्रकृति भाव 8वां भेद भी होता है, अन्य भेद, जिसको हम अलग से डिस्क्राइब करते समय आपको पढ़ाएंगे। देखिए जैसे पहला है इसमें दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, थर्ड है यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। इन 5 संधियों के विषय में तो आप हिंदी में भी पढ़ते हो, लेकिन संस्कृत में पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और एक और होती है प्रकृति भाव संधि। इन सभी संधियों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा है हल संधि या व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी हमने 6 भेद किए हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, चार्ट संधि, अनुस्वार संधि और पर सवर्ण संधि। इसके अलावा अब आते हैं हम विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि के भी कुछ 4 भेद किए गए हैं, इनमें इनके और भी अलग अलग भेद हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर इन 4 भेदों को ही पढ़ेंगे। देखिए विसर्ग संधि में आता है सबसे पहले सत्व संधि, वासरी संधि, उत्त संधि और रुत्व विसर्ग संधि। ये सभी विसर्ग संधि के भेद कहे गए हैं। इन सबको आप लिख सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह से मैंने डिटेल में ये चार्ट बनाया हुआ है, इसके माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं संधि की। स्वर संधि में भेद के बाद स्वर संधि की डेफिनेशन, स्वर संधि या अच संधि किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर संधि या अच संधि, इनको लिखने के बाद हम पढ़ेंगे केवल स्वर संधि को।
देखिए सबसे पहले आती है इसमें स्वर वर्णेन सह मेलनेन, स्वर वर्णस्य स्वर वर्णेन सह मेलनेन, यानी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर जो संधि कहते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम समझ सकते हैं कि स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यानी एक स्वर का किसी दूसरे स्वर के साथ मेल होगा वही स्वर संधि होगी। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर ही स्वर संधि कहलाती है। ये शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि स्वर का स्वर से मेल होने पर ही स्वर संधि होती है। जैसे कि अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण, जैसे विद्यालय, कि कैसे होगा स्वर का वर्ण स्वर के साथ मेल, ये हमने लिखा विद्यालय। अब इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, विद्या प्लस आल्य। देखिए विद्या प्लस आल्य, अब यहाँ पे विद्या में से निकला आ, और इसके बाद ये आ, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का आ और द्वितीय वर्ण का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का आ, दोनों मिलकर के आ ही बनाते हैं। कहने का मतलब है ये दोनों ही क्या है, स्वर वर्ण है। जैसा कि मैंने बताया स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्वर वर्ण आए हैं। इसी तरह से जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कपीश है, इसका संधि विच्छेद हो गया कपी, धन ईश है। अब देखिए इसमें भी स्वर आ रहा है या नहीं, ये देखिए इधर ई और यहाँ भी ई, ये दोनों भी स्वर वर्ण हैं और ये स्वर वर्ण दोनों मिलकर के ई बनाते हैं। इसका मतलब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर ही स्वर संधि हो रही है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्वर संधि क्या होती है। अब हम बात करते हैं सो इसके सबसे पहले जो पॉइंट है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो अब हम आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको जो संधि में जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो कि संधि कहाँ कहाँ होती है, किस किस स्थान पर आवश्यक होती है संधि कार्य करना। जैसे कि अखंड या एक पद में संधि होना आवश्यक होता है, अखंड या एक पद में संधि कार्य होना आवश्यक है। दूसरा होता है धातु और उपसर्ग के मध्य में, जब कोई धातु या उपसर्ग हो पद में तो उनका जब मेल होता है तो उसमें वहां संधि कार्य आवश्यक होता है। और एक थर्ड पॉइंट होता है इसका समास युक्त पदों में, इन सभी में संधि कार्य होना आवश्यक है। अब संधि में एक चीज और होती है कि संधि की 3 स्थितियां होती हैं कि संधि कार्य उनमें होना जरूरी है। जैसे 2 अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है, जब हम संधि कार्य करते हैं तो 2 अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है। जैसे कि देखिए इधर, जैसे मैंने अभी बताया दो शब्द हो गए कपि और ईश। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा नया, कपीश है। इस तरह से ये एक नया शब्द बन गया। जैसे कि गणेश है, गण प्लस ईश है। आप देख सकते हो कि ये 2 शब्द है। मैंने बताया कि 2 अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है। ये 2 अक्षर हैं, उन दोनों को मिलाने पर एक नया अक्षर हो गया गणेश है। तो ये संधि की पहली स्थिति होती है कि 2 अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर होना, वहां संधि कहलाती है। अब दूसरा होता है कहीं एक अक्षर का लोप होता है, जैसे कि विसर्ग संधि में होता है कहीं एक अक्षर का लोप होना। जैसे हम लिखते हैं राम है शेते, राम है प्लस शेते। अब देखिए, अब जब हम इसको संधि युक्त पद बनाएंगे तो ये बनेगा रामश्चेते, यानी इसको संधि कार्य करने पर एक शब्द का इस शय का लोप हो जाता है।
तो दो अक्षरों में का जब दो अक्षरों में दो शब्दों में जब संधि की जाती है तो किसी एक अक्षर का लोप हो जाता है, ये भी एक संधि की स्थिति है। अब तीसरा आता है, कहीं दो अक्षरों के बीच में जब एक नया अक्षर आ जाता है तो वहां भी संधि होती है। और जो ये नया अक्षर आता है वो छे चे, एक संस्कृत में सूत्र बताया गया है छे चे, इससे तुक का आगम होता है। इस सूत्र के द्वारा संधि में एक नया अक्षर जुड़ जाता है, नया वर्ण आ जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं शिव छाया, शिव छाया। अब देखिए इसमें तुक का आगम होगा, एक नया शब्द आ जाएगा शिवच छाया, शिवच छाया। इस तरह से ये नया शब्द आ गया अपना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नया शब्द आ गया। इस तरह से संधि की तीन स्थितियां होती हैं। पहली, दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाना। दूसरी, कहीं एक अक्षर का लोप हो जाता है। और थर्ड होता है कहीं दो अक्षरों के बीच में नया अक्षर आ जाता है। और संधि कार्य कहाँ कहाँ आवश्यक है वो भी दोबारा सुने। अखंड या एक पद में संधि कार्य आवश्यक होता है, धातु और उपसर्ग के मेल पर और समास युक्त पदों में। इन सबको आप जरूर याद रखें।